हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज क्लास 11th के चैप्टर 1 यानी कि समुच्चय सेट के बारे में कुछ मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मुख्य कंसेप्ट इसका जान लेते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? सबसे पहला बात तो समुच्चय जो है यानी कि सेट, समुच्चय किसे कहते हैं? परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन होता है ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 मान लीजिए है, तो इसे जो है हमेशा मझेला कोष्ठ में लिखते हैं। और ये जो होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, इसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और इन सब को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेंबर या एलिमेंट। इसे एलिमेंट या मेंबर कह सकते हैं। यानी कि एलिमेंट मतलब होता है अवयव, और एलिमेंट मतलब आप लोग जानते हैं सदस्य। मेंबर मतलब सदस्य होता है। ठीक है, इसे हमेशा मझला कोष्ठ के बीच में रखते हैं, यानी कि मिडिल ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब बात यहां पर यह हो गई कि एलिमेंट या मेंबर किसे कहते हैं। तो एलिमेंट या मेंबर किसे कहते हैं? यानी कि अवयव या सदस्य। समुच्चय में संग्रह की वस्तुओं को, संग्रह की वस्तुओं को अवयव या सदस्य कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में डिफिनीशन होता है ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर्स। जैसे होता है ए बराबर, मान लीजिए है ए बी सी, बी बराबर हो गया 1 2 3 4, मान लीजिए सी बराबर हो गया 2 4 6। ठीक है, ये जो सारे हैं ये और ये जो है सब, ये क्या है? यही तो है एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि अवयव या मेंबर, इसको सदस्य कहते हैं, मेंबर या एलिमेंट। ठीक है, इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण नोटेशन के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण नोटेशन होता है, जिसे मान लीजिए नंबर 1 में है, नंबर 1 में मान लीजिए n,
n यानी कि ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, दो नंबर में मान लीजिए जेड है या इसको एक आई होता है, यानी कि सेट ऑफ इंटेजर होता है, इन इंटेजर, इंटेजर्स यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, नंबर 3 में क्यू यानी कि इसे कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मतलब आप लोग पता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, 4 नंबर में मान लेते हैं ये डब्लू को क्या कहते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, एक और रियल नंबर होता है, जिसे मान लीजिए नंबर 5 में रियल नंबर यानी कि आर, इसे बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और इसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद मान लीजिए जेड प्लस में है, तो इसे हम पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, हिंदी में लिख रहे हैं धनात्मक। मान लीजिए जेड को क्या कह रहे थे, पूर्णांक, यानी कि धनात्मक, ये हो गया पूर्णांक। ठीक है, और क्यों अगर प्लस हो गया तो इसे बोलेंगे मान लीजिए धनात्मक, धनात्मक हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, और एक और जिसे मान लीजिए कि आर प्लस में हो गया तो क्या हो गया, ये धनात्मक, धनात्मक हो जाएगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। ठीक है, अब मैं कुछ बता रहा हूं, जिसे मान लीजिए समुच्चय जो होता है, सेट का संकेत क्या होता है, संकेत, इसका संकेत होता है इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। मैं लिख रहा हूं कि आप लोगों को याद रहेगा, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। और इसे बोलते हैं, मान लीजिए ऐसे करके ऐसे काटा हुआ है तो इसको बोलते हैं नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो सारे चीज समझ में आ जाएंगे। आगे मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिसे मान लीजिए कि कौन कौन समुच्चय है, कौन कौन
समुच्चय है या नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन है, जिसे a बराबर मान लीजिए है कि 10 से कम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि हम लोग प्राकृत संख्या जानते हैं किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 10 से कम प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो 10 से कम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया यह एक समुच्चय है, क्योंकि कोई व्यक्ति इससे अलग नहीं बता सकता। कहने का मतलब है कि यह समुच्चय होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इसे प्रकृत संख्या ही कहेंगे या धन पूर्णांक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समुच्चय हो गया। मान लीजिए 2 नंबर में कह रहा है कि विश्व के 10 महान बल्लेबाज, मान लीजिए कह रहा बल्लेबाज। तो विश्व के 10 महान बल्लेबाज का समुच्चय मान लीजिए कह रहा है, तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि सबसे ऊपर आप लोग ने पढ़ा इसका परिभाषा कि परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब इसमें महान बल्लेबाज कह रहा है, तो मान लीजिए कि मेरे लिए महान बल्लेबाज सौरव गांगुली है, आपके लिए हो सकता है विराट कोहली, किसी के लिए ब्रायन लारा हो सकता है। क्योंकि विश्व के 10 महान बल्लेबाज कह रहा है। किसी के लिए रिंकी पोटिंग हो सकता है, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर हो सकता है, किसी के लिए महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है। इसलिए यह जो है समुच्चय नहीं हो सकता। यह एक समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसलिए यह समुच्चय नहीं हो सकता। अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि समुच्चय हम किसे कह सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। इसमें सबसे 2 चीज महत्वपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1, कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। तो रोस्टर रूप में कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि जिसे मान लीजिए a = x/1 पूर्णांक है, और यहाँ पर कह रहा है -1 छोटा या बराबर है 1 से, और x छोटा है 5 से। तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखाएगा? तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए रोस्टर रूप में रोस्टर रूप को सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। कहीं मान लीजिए कि रोस्टर रूप नहीं लिखा है, लिख दिया है कि सारणीबद्ध रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे? सारणीबद्ध रूप में
वही बात हो गया रोस्टर रूप। तो ये हो जाएगा रोस्टर रूप में एक ए इक्वल टू मॉड्यूला कोस्ट। अब इसमें कह रहा है कि पूर्णांक है और -1 के बराबर है, तो हम लिख देंगे -1 के बराबर या छोटा। तो बराबर कह रहा है तो हम -1 लिखेंगे, तो 1 के बाद हो जाएगा, और 5 से छोटा लिखना है, यानी कि 1 के बाद क्या हो जाएगा, -1 के बाद हो जाएगा 0, 0 के बाद हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है। अब इसके आगे नहीं हो सकता क्योंकि 5 से छोटा कह रहा है। तो अब मान लीजिए ये हो गया रोस्टर रूप। कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं रोस्टर रूप में लिखने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया नंबर 2 में, रोस्टर रूप में ही लिखना है। क्वेश्चन हो गया कि b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कह रहा है इसका हल निकालना है। तो हल कैसे निकलेगा, तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो हल इसका रोस्टर रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, ये एक तरह से गुणनखंड है। तो शुरू वाला और अंत वाला पहले देख लेते हैं कि व्यापक रूप में है कि नहीं। यानी कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं है, तो ये तो है। तो हम क्या करते हैं कि शुरू वाला अंत वाला गुणा करते हैं, तो यानी ये हो जाएगा -6 स्क्वायर। तो -6 स्क्वायर ये रफ का कार्य है, आप लोगों को हम इसी पर समझा रहे हैं, रफ में कीजिएगा। तो ये क्या करेंगे, इसको हम गुणा करते हैं, 1 गुणा 6 बराबर 6। यहाँ माइनस आने का मतलब होता है कि ये जो बीच वाला है यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये बीच वाला जो है घटाने पर आना चाहिए। यहाँ माइनस का मतलब यहाँ घटाने पर आना चाहिए 1। तो मान लीजिए इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 गुना 3 बराबर 6। अब इसमें 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर बना देते हैं, जिसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जो चिन्ह यहाँ पर रहेगा उसको बड़ा वाला लिखेंगे, 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ प्लस लाना है, इसीलिए इसको बड़ा वाला में लिखा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, इसको प्लस में लिखता। ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन हो गया, तो x प्लस 3 हो गया, और -2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो x हो जाएगा 2 3 6, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर एक नियम होता है, अगर मान लीजिए दोनों डब्बा बराबर हो गया तो आपका जो क्वेश्चन है, जो बना रहे हैं, वो सही है आंसर। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये और ये लिखते हैं, और ये दोनों में से एक लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये लिखाता कैसे, क्यों लिखाता है, जिसे मान लीजिए ये है, तो ये दोनों एक पद हो गया, एक पद हो गया ये। तो हमने x प्लस 1 x प्लस 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचा, तो x प्लस 3 यहाँ निकल गया, तो क्या बचा इसमें, x बचा, और ये -2 बचा। ये तो निकल कर आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मूल हो जाता है 2 और -3। जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, इधर 0 जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रोस्टर रूप हो जाएगा, इसलिए रोस्टर रूप में तो ये हो जाएगा b इक्वल टू, पहले माइनस वाला को लिखते हैं, -3 2। किसी को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। तो रोस्टर रूप समझ में आ गया, यानी कि सारणीबद्ध रूप। अब आप लोग देखेंगे एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, इसके विपरीत। तो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा है कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए एक है a इक्वल टू 1 2 3 4, मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 30 तक चला गया।
ठीक है। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखना है तो हम लिख देंगे यहां पर समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एक्स पात एक्स। एक क्या है, एक से शुरू है तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, जो संख्या 30 का भाजक है, ठीक है। इस प्रकार से 30 का भाजक है। तो इस प्रकार से हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। तो और मान लीजिए ले लेते हैं नंबर 2 में, मान लीजिए कोई संख्या है b इक्वल टू 1 2 3 6 9 18, ये है, ये रोस्टर रूप है। अब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे b इक्वल टू x अनुपात x, एक धन पूर्णांक, मान लीजिए लिख सकते हैं हम इसको धन पूर्णांक, क्योंकि धन पूर्णांक है तथा ये 18 का भाजक है। यहाँ पर सारे के सारे 18 का भाजक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 से भी 18 हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और खुद 18 से भी। तो इस प्रकार से ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप और ये हो गया रोस्टर रूप। तो ये समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मान लीजिए कि खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान में, रिक्त स्थानों में, स्थान में मान लीजिए भरना है समुच्चय अथवा नॉट समुच्चय, और ए दिया है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए दिया है, और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है, एक खाली जगह यहां पर हो गया a, b में पूछ रहा है 0 खाली जगह a है, 3 नंबर में मान लीजिए है पूछ रहा है 8 खाली जगह a है, 4 नंबर में पूछ रहा है 3 खाली जगह a है, और 5 नंबर में पूछ रहा है 7 खाली जगह a है। तो इस खाली जगह में क्या भराएगा, तो जो समुच्चय है एक को ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब हम देखेंगे कि इसमें मान लीजिए एक कह रहा है, एक ए का समुच्चय है, तो हाँ इसमें एक है, तो इसलिए इसमें ये एप्सिलॉन भराएगा। 0 है इसमें, नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट। इसमें 8 है, नहीं है, एप्सिलॉन नॉट। 3 है, तो एप्सिलॉन। 7 है, नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं प्रश्नावली 1.1 को बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।